आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो सीबीएसई बोर्ड के अकाउंट के विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और उनका जो कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो आज हम टॉपिक कवर करने चल रहे हैं उसमें सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने रेशो एनालिसिस के पॉइंट्स को या आपके सामने डिस्कस करने चल रहे हैं। रेशो एनालिसिस के बारे में अगर आपको मालूम हो, आपको समझ में आना चाहिए कि रेशो एनालिसिस में सबसे पहले हमारा पहला रेशो होता है करंट रेशो। करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, CA अपॉन CL हमने इसको शॉर्ट रूप दिया है जिससे कि बहुत कम समय में हम आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बता सकें। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि करंट एसेट्स में किन चीज़ों को शामिल किया गया है। करंट एसेट्स क्या चीज़ होती हैं? करंट एसेट्स में सबसे पहले नंबर पे आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जिसे हम स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे आता है डेटर्स, यानी कि डेटर्स बिल्स रिसेबल। इस प्रकार से ट्रेड रिसेबल, कभी कभी इन दोनों का कंबाइन नाम ट्रेड रिसेबल लिखा होता है और कभी कभी इनका नाम अलग अलग भी लिखा होता है। इसके बाद कैश और कैश एट बैंक, ये दोनों भी इसके हिस्से हैं। एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ लिखी है इसमें एक चीज़ और आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये हम कहते हैं इसको, इन सभी के टोटल को करंट एसेट्स का नाम दिया गया है। और करंट लायबिलिटीज़ में क्या चीज़ शामिल है उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइटम दिया होने के बावजूद भी उसको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला आइटम इसका है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। कभी कभी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का कंबाइन नाम ट्रेड पेबल भी लिखा हुआ आ जाता है। तो उसमें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहाँ गया, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी तो होता ही नहीं है, ऐसा सोचना नहीं है। इसका जो करंट लायबिलिटी में और चीज़ें शामिल हैं वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद एडवांस इनकम, एडवांस इनकम भी करंट लायबिलिटी का हिस्सा है। ये भी अगर कभी कभी लिखा हुआ मिल जाएगा तो ये दिमाग घुमा सकता है, आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। प्रपोज्ड डिविडेंड, ये भी करंट लायबिलिटी के भाग में आता है। और इसके बाद आता है अनएक्रूड इनकम, जिसको हम एडवांस इनकम बोलते हैं, यह भी करंट लायबिलिटी का हिस्सा है। इस प्रकार से और एक लास्ट में है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमारे करंट लायबिलिटी के हिस्से हैं। अगर हमने क्वेश्चन में जब हमसे पूछा जाएगा कि भाई करंट रेशो क्या है, यानी करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो इसके बाद पूछा जाता है लिक्विड रेशो क्या है। तो लिक्विड रेशो के लिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लिक्विड रेशो का फार्मूला क्या है। जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर उसमें हम इस प्रकार के फार्मूले और इन पर आधारित क्वेश्चंस को देखते हैं। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इसका फार्मूला है। अभी हमने करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स इन दोनों चीज़ों को सीख लिया है। अब सवाल ये है कि लिक्विड रेशो के लिए लिक्विड एसेट्स कहाँ से आएगा। तो ये जो हमारे पास इन्वेंट्री और ये प्रीपेड एक्सपेंसेज है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेज को अगर हम निकाल देते हैं करंट एसेट्स में से तो हमारा जो बचेगा वो लिक्विड एसेट्स बचेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड एसेट्स इक्वल टू होगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेज, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो लिक्विड एसेट्स ही बचेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। और लिक्विड एसेट्स आने के बाद लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी करेंगे तो करंट रेशो, लिक्विड रेशो का पता चल जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन पर आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन में ज़्यादातर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो डेब्ट इक्विटी रेशो पर आधारित हो सकते हैं।
डेप्ट इक्विटी रेशो। इसका फार्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट अपॉन इक्विटी, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो इक्विटी शब्द है, इक्विटी में बहुत सारी चीज़ों को बहुत नामों से जाना जाता है। इक्विटी को इक्विटी तो बोलते ही हैं, इसी को ही हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसी को ही हम प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि इन 3 नामों से जाना जाता है। अब सवाल ये है कि इसका फार्मूला क्या है। इसमें हम शेयर कैपिटल जोड़ देते हैं। सबसे पहले नंबर पे शेयर कैपिटल, इसमें जोड़ा जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें जोड़ा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर दिया होगा तो, प्लस इसमें जोड़ा जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आपने देख लिया है कितनी सारी चीज़ें जोड़ करके ही इक्विटी का नाम दिया जाता है। तो अब इसमें आपको ये नाम, ये नाम, ये नाम कुछ भी मिल सकता है। इन सब का मतलब प्रोप्राइटरी फंड यानी इक्विटी से ही है। अब बात करते हैं डेप्ट का मतलब क्या है। डेप्ट का मतलब होता है लोन से। लॉन्ग टर्म लोन ही इसमें शामिल होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन में बैंक लोन, डिवेंचर से भी, जो डिवेंचर होता है वह भी एक लोन का रूप होता है। तो डिवेंचर, बैंक लोन, और कभी कभी क्वेश्चन में मॉर्टगेज लोन का भी नाम आता है, तो वह भी इसके भाग में आता है। तो लॉन्ग टर्म लोन का जो हिस्सा बनता है इसके अंदर एक तो डिवेंचर्स जो इश्यू होते हैं, दूसरे नंबर पे बैंक से लोन लिए जाते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद एक लोन और होता है मॉर्टगेज लोन, भी कभी कभी लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज ना हो इसका भी नाम यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में आता है डेप्ट अपॉन इक्विटी क्या है। तो डेप्ट में इन सब चीज़ों को हम डेप्ट के लिए जोड़ेंगे। अगर 3 लोन है, तीनों जोड़ा जाएगा, 1 है तो 1 ही डेप्ट माना जाएगा, 2 है तो 2, 3 है तो तीनों। इस प्रकार से इक्विटी के लिए भी कभी कभी शेयर होल्डर फंड्स ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, तब आपको ये सब नहीं मिलेंगे। अगर प्रोप्राइटरी फंड लिखा हुआ मिलेगा तब भी आपको ये नहीं मिलेगा। अगर ये सब मिलेंगे तो आपको ये तीनों नहीं नाम आएंगे। इन तीनों का फिर तुम्हें खुद ही कैलकुलेशन करनी होगी। इसका मतलब ये है कि जब हम कैलकुलेशन डेप्ट अपॉन इक्विटी का करते हैं तो हमारे पास डेप्ट और इक्विटी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो अगला बहुत सारा इम्पोर्टेंट रेशो जो काम करता है एग्जाम के लिए, वो है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब होता है COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। अब इसमें ये सवाल है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS कहाँ से आएगा। COGS निकालने के लिए आपको सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटाना होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाएंगे। और एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए आपको एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला पुट करना होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि आखिर इसका फार्मूला क्या है। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू होता है ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। तो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ही इन्वेंट्री टर्नओवर है। अगला जो रेशो एग्जाम में पूछने वाला है या पूछा जा सकता है, जो महत्वपूर्ण है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फार्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए। इसका जो फार्मूला होता है PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए उससे हम यहाँ डिवाइड करेंगे, और जो प्रॉफिट होना चाहिए वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए। अगर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो उसको बिफोर बनाने के लिए आपको उस प्रॉफिट में, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाले प्रॉफिट में, इंटरेस्ट को और टैक्स को जोड़ करके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनाना पड़ेगा।
ये हमारे 4 रेशोज ऐसे थे जो हमने आपको बताए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने पहला टॉपिक यहाँ पकड़ा है जो कि करंट रेशो, लिक्विड रेशो और आपका करंट लायबिलिटी और लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रेशो, तमाम चीज़ों के बारे में बताया है। दूसरा हमने डेब्ट इक्विटी रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन बताया है। तीसरा आपको हमने इन्वेंट्री टर्नओवर से संबंधित बताया है। चौथा हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशो बताया है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जामिनेशन में एमसीक्यू बेस्ड पूछे जा सकते हैं। अब हम दूसरी प्रॉब्लम लेंगे महत्वपूर्ण दायरे में जिनको रखा गया है, वो है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक है, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बैलेंस शीट में, ये हमारी बैलेंस शीट है और इसको आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये बैलेंस शीट है और यहाँ पर ए एंड बी पार्टनर दिए हुए हैं, ए एंड बी पार्टनर है, इस बैलेंस शीट में आपको ये बता दिया जाएगा कि बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कि इधर आपकी लायबिलिटी होती है, इधर एसेट्स होता है, और इस तरफ जो एसेट्स वाला हिस्सा है इधर के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, इस तरह बता रहे हैं। मान लो इनकी कैपिटल दे दिया 10 लाख रुपए दोनों की, यहाँ पर दे दिया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, क्योंकि हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में बता रहे हैं तो आपको इसी टॉपिक पे ध्यान देना होगा। ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है जिसमें यहाँ पर 40,000 रुपीज़ रखा गया है, और ये जो यहाँ पर एसेट्स है इसमें मैंने कुछ नहीं रखा है। अब जो नीचे की इन्फॉर्मेशन में आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का प्रयोग कैसे करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स फॉर 3:2 इन ए फर्म, ये हमारा क्वेश्चन है, इतना ही मैंने लिखा है, इसके आगे नहीं लिखा है। आगे हमने कहा कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितने का हुआ। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, यहाँ पर वर्कमैन कंपेंसेशन जो क्लेम एराइज हुआ है ए एंड बी के फर्म में, वो एराइज हुआ है 30,000 रुपये का, यानी 30,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम एराइज हुआ है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, तो पहला ट्रीटमेंट आपको क्या करके दिखाना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए एंड बी के फर्म में जो लोग काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके नाम से उनकी सेहत में सुधार के लिए 40,000 रुपये रिजर्व के तौर पर रखा गया है। लेकिन जो वर्कमैन हैं, जो ए बी के फर्म में वर्कमैन काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका जो क्लेम हुआ, उनका जो दावा हुआ, जो वहाँ पे चोट वगैरह लगी होगी, जो इनको हर्जाना भरना पड़ा पूरे साल में, वो 30,000 रुपये का हर्जाना भरना पड़ा। लेकिन इन्होंने 40,000 रुपये रिजर्व के तौर पर रखा है। अब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको जर्नल एंट्री के द्वारा कैसे प्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब होता है कि 40,000 रुपये में से 30,000 रुपये के कंपेंसेशन क्लेम को भरपाई की जाएगी। उसके बाद जो रकम बचेगी वह ए एंड बी में इनके रेसों में बांट दिया जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, $40,000 का, ये हमारा 40,000 का रिजर्व डेबिट हो गया है। इसमें से हम वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम काट लेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आपको जो काटना है वो जितने का हुआ है उतना ही काटना होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम हुआ है 30,000 का, 30,000 का क्लेम कट जाएगा। उसके बाद बाकी बचा हुआ पैसा एज कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। अगर कैपिटल फिक्स चल रहा होगा तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इनके रेसों में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कितना रुपया बचेगा, 40,000 में से हमने 30,000 रुपये निकाल दिए तो 6,000 बचेंगे। 6,000 को 3 और 2 में बांट देंगे, एक को 6,000 मिल जाएगा और एक को 4,000 रुपये मिल जाएगा। इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट ओके हो गया। दूसरी सिचुएशन बताई जाती है कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम जो है अब की बार हम नील कर देते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन
क्लेम जो है अब की बार नील है। अगर क्लेम नील हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 40,000 रुपया इनका पूरा का पूरा बच गया। अब की बार ये जो WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और 2 ये सारा का सारा पैसा A के कैपिटल अकाउंट में और B के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस बात को आप ध्यान देंगे। 40,000 रुपये को हम इनके 3:2 के रेशो में बांट देंगे। एक को 24,000 मिलेगा और एक को 16,000 मिल जाएगा। अब की बार थर्ड केस में क्या है, वर्कमैन जो कंपेंसेशन क्लेम होगा, जो भी परिस्थितियां पैदा होती हैं मैं सारी परिस्थितियों को आपको दिखा रहा हूं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अब की बार हो गया 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़ का यहाँ पर क्लेम हुआ, जबकि रिजर्व इनके पास मात्र 40,000, 40,000 का क्लेम है। 60,000 का जो यहाँ पर रिजर्व के तौर पर अब हमारा इस्तेमाल होने वाला पैसा है वो यहाँ पर इस 60,000 के क्लेम के लिए पूरी तरह से कम पड़ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे तो WCR जो हमारा है उसको हम डेबिट करेंगे 40,000 रुपीज़ से, लेकिन क्योंकि हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो कहीं ज़्यादा है, कितना रुपया फालतू है उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो है 60,000 रुपये, 60,000 का, और रिजर्व है 40,000 का। इस हिसाब से हमें यहाँ पर 40,000 रुपीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं 60,000 के क्लेम के लिए, तो इसका मतलब है यहाँ पर 20,000 की कमी पड़ेगी। इसको हम कहाँ से लेंगे, इसको हम लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अब पूरा हो गया। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा 20,000 से डेबिट हुआ तो इसकी वजह से लॉस हो गया। जब लॉस हो गया तो इस लॉस को A और B के कैपिटल अकाउंट में डेबिट भी करना पड़ेगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और B का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर इनके अकाउंट से इस लॉस को हम जो 20,000 का लॉस हुआ है इसको हम A और B में 3:2 के रेशो में बांट देंगे। एक को 12,000 और एक को 8,000 लॉस बियर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। दूसरा समझने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक वाली चीज़ है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैं बहुत ही ज़्यादा चुन के पॉइंट्स को आपके सामने रख रहा हूँ जिससे कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम जो होती है ना वो बिल्कुल भी ना होने पाए। ये आपकी बैलेंस शीट आपको मिलेगी दिखा करके कि भाई ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में यहाँ पर लायबिलिटी होगा इस साइड में और इधर एसेट्स होगा, तो मैं अब की बार लिख ही देता हूँ लायबिलिटीज़ और उधर एसेट्स मैंने लिख दिया है ये रुपीज़। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट दिखाया जाएगा कि भाई ये आपके पास इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का दिखा दिया गया, और इधर जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो इधर लिखा हुआ मिलेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये जो रकम रिजर्व की लिखी हुई है अब इसको देखेंगे तो रिजर्व के तौर पर यहाँ पर इन्होंने 20,000 रुपये रखा है। इसका मतलब साफ है कि अगर इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई इसी रिजर्व से की जाएगी। अगर यह रिजर्व इसके लॉस की भरपाई करने में नाकाम रहा तो रिवैल्यूएशन का सहारा लिया जाएगा। अब पहली कंडीशन आती है, अब देख लेते हैं पार्टनरों का। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि पार्टनर कौन है। A and B आर पार्टनर्स फॉर 3:2। इस रेशो में ये लोग पार्टनर हैं। इतना हमने आपको बता दिया है, जो भी बांटा जाएगा वो 3 और 2 में बांटेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, पहली सिचुएशन रखी जाती है इसमें A नाम की कंडीशन, और इसमें रखा जाता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹90,000। इसका मतलब हुआ
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो 90,000 है। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट बाज़ार में आज के समय में 90,000 में बिकेगा, यानी 90,000 में 10,000 का नुकसान होगा। उस 10,000 की भरपाई कहाँ से की जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से की जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे, यानी इस अकाउंट से हम डेबिट जब करेंगे तो 20,000 रुपये पूरा डेबिट करेंगे। उसमें से जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसकी रिकवरी के लिए हम जो रकम इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे 10,000 रुपये, क्योंकि मार्केट वैल्यू इतने रुपए का ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो नुकसान हुआ इन्वेस्टमेंट में 10,000 का लॉस हुआ है तो 10,000 इसकी भरपाई में चला जाएगा। बाकी जो 10,000 रुपये 10,000 बच जाएंगे उसको हम एज कैपिटल अकाउंट और बीच कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसका मतलब है वो जो रकम बचेगी 10,000 की, 6,000 रुपये इसको देंगे और 4,000 रुपये इसको दे देंगे। 3 और 4 के रेशो में, 3 और 2 के रेशो में बट जाएगा। इसके बाद बी कंडीशन लेते हैं। बी कंडीशन में कहा गया है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब की बार हम मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 1,04,000 रुपये। इसका मतलब हुआ कि अब की बार इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है फालतू है। इसका मतलब ये होता है इस केस में हमारा जो इन्वेस्टमेंट का दाम है वो बढ़ रहा है। तो इसमें जब इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ेगा तो इसकी एंट्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। इस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम क्रेडिट में डाल देंगे और ये 4,000 रुपये वहाँ चला जाएगा, जिसकी वजह से फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा जो हुआ है 4,000 का, इसका बेनिफिट सभी पार्टनरों को इनके रेशो में दे दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट। और ये जो बेनिफिट हुआ है 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट का, इसको हम इनके रेशो में बांट देंगे। तो एक को मिल जाएगा 2,400 और एक को 1,600। इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर बांट देंगे। इसके बाद जो हमारा IFR है, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का 20,000 रुपया, इसका हमने प्रयोग नहीं किया है। अब ये पूरी तरह से IFR का जो अमाउंट है ये बच गया है। तो IFR अकाउंट डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू यहाँ पर दोनों में बांट देंगे इनके रेशो में, एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से हम इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये 20,000 रुपीज़ जो है इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक को 12,000 और एक को 8,000 मिल जाएगा। अब एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की इतनी वैल्यू कम कर देते हैं जिसमें कि ये फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा करने में समर्थ नहीं होगा। यानी कि इस केस में हम कहते हैं कि ये थर्ड पॉइंट लेते हैं व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब की बार मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख के बजाय 70,000 रुपये हो जाती है। ये इन्वेस्टमेंट की व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹70,000 अगर हो जाती है तो क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे IFR का जो इस्तेमाल है हम एक लिमिट तक कर सकते हैं, यानी 20,000 तक ही कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट का दाम 1 लाख से 70,000 70,000 हो गया, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका जो लॉस रिकवर करने का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है वो पूरी तरह से 30,000 रुपये का लॉस रिकवर होना चाहिए। तो यहाँ पर 10,000 रुपये की जो कमी आएगी वो कहाँ से पूरी की जाएगी? उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पर 10,000 रुपये से डेबिट करेंगे। इस प्रकार से 20,000 रुपये यानी 20,000 रुपीज़ का हम IFR लेंगे और 10,000 का रिवैल्यूएशन लेंगे। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट का 30,000 रुपीज़ रिकवर करेंगे। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन की वजह से 10,000 का नुकसान हुआ 10,000 का, इसको हम इसका लॉस सभी पार्टनर को, पुराने पार्टनरों को बांट देंगे। तो किसको देंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये लॉस हमारा जो है बट जाएगा। ये जो 10,000 का लॉस है ये दोनों पार्टनरों में 3:2 के रेशो में बट जाएगा। 6,000, 4,000, 6,000 एंड 4,000 की जो है डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा।
इसके बाद अब हम अगला टॉपिक लेते हैं और अगला हमारा जो टॉपिक होगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और वो है गुडविल से रिलेटेड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या होता है इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड लेते हैं 2009, 2010, 2011, 2012 मान लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है। इस प्रकार से ये हमारे ईयर हैं और यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 40,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 50,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 60,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पर फिर 40,000 का प्रॉफिट है। इस प्रकार से प्रॉफिट आपको मिल रहा है और इसके अकॉर्डिंग आपको एक बात और बताई जा रही है, नीचे कहा गया कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years purchase of average profit of last 4 years। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालिए और उस एवरेज का दुगुना कीजिए। तो अब हम यहाँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जब करेंगे तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है, इन सभी प्रॉफिट्स को आप जोड़िए, 40,000 को 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, इनको जोड़ करके 4 से डिवाइड करिए। अब इन सब का अगर टोटल करेंगे तो 1,90,190,000 आता है। इसको 4 से आपको डिवाइड करना होगा। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1,90,000 को तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 47,500। इस प्रकार से इसका डिवीजन करने के बाद आएगा। अब क्योंकि गुडविल के बारे में ये कहा गया है कि गुडविल जो है 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट का दुगुना होगा। 2 ईयर परचेज का मतलब दुगुना, तो 47,500 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 95,000 रुपीज़ का हमारा यहाँ पर गुडविल प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा पहला मेथड है जिसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कह रहे हैं। अब इसी में ही आपको दूसरा देखना होगा जो आपके सामने आता है, प्रॉफिट ही मिलेगा 2011, 2012, 2013, 2014। अब जैसे यहाँ पर आपको ईयर मिला है और प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दे देंगे। जैसे ये प्रॉफिट मिला है आपको 40,000 का, ये 50,000 का और ये 60,000 का और ये 70,000 का। अब क्वेश्चन में कह देते हैं कि भाई ये जो प्रॉफिट आया इसमें इंक्लूडेड, क्या बोल दिया, इंक्लूडिंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट का लॉस है 10,000 रुपये का, 10,000 का लॉस, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए आप। और यहाँ पर बोल दिए इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट्स ₹20,000। इनका मानना है कि यहाँ पर 20,000 का इन्वेस्टमेंट, उसका फिक्स एसेट्स का प्रॉफिट हुआ है, तो वो जो है यहाँ पर इसमें 20,000 का शामिल है। मैंने देखो आपको बताने के चक्कर में लिखा छोड़ा, तो ये फिक्स एसेट्स इसको मान लेंगे। आपको फिक्स एसेट्स मैंने बताया है तो इसे फिक्स एसेट्स ही मानेंगे। इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट्स ₹20,000। और क्वेश्चन में ये बोल दिया कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years purchase of average profit of last 4 years। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट के एवरेज निकालेंगे और उसका 3 गुना करेंगे। 3 ईयर परचेज मतलब 3 गुना करेंगे, तिगुना, तो गुडविल आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट लेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको सही से 4 साल का प्रॉफिट लेना है। तो जब ये 40,000 है तो कह रहा है कि इसमें
इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट का लॉस इसमें से इंक्लूड है, यानी लॉस अगर है तो ये घटा हुआ होगा इसमें पहले। तो अब हम लॉस को इसमें वापस जोड़ेंगे तो हमें सही प्रॉफिट का पता चल जाएगा, यानी ये 40 के बजाय 50,000 माना जाएगा। प्लस इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसको 50,000 यानी 50,000 लेंगे, और 60,000 में भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन 70,000 में हुआ। इसमें प्रॉफिट फिक्स एसेट्स का जुड़ा है 20,000 रुपये, क्योंकि इंक्लूडिंग बोल रहा है तो इसका मतलब इसमें ये शामिल है। तो हम 20,000 इसमें से घटा करके इसका एक्चुअल प्रॉफिट 50,000 लिख देंगे, और ये 4 साल का रिकॉर्ड है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो 2,10,000 आएगा, यानी 2,10,000। अब सवाल उत्पन्न होता है कि 2,10,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो इसका एवरेज प्रॉफिट आखिर कितना आएगा। तो इसे डिवाइड करने के बाद 52,500 का हमें एवरेज प्रॉफिट प्राप्त होता है। अब इसको हम गुडविल निकालने के लिए 3 गुना यानी 3 टाइम्स इस्तेमाल करेंगे। 52,500 इंटू 3 इक्वल टू हो गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसकी गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करके कितना आएगा। तो भाई आ चुका है 1,57,000, यानी कि 1,57,500। तो अब यहाँ पर गुडविल का आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा है। अब आपके सामने आ रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, आपको इसके लिए क्या मिलेगा, आप क्या कैलकुलेट करेंगे। अब हम शुरू करने चल रहे हैं गुडविल की कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से। इसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल मिलेगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा, तो इसको भी आपको गिवन होगा। मान लेते हैं इस क्वेश्चन के मुताबिक 20% का नॉर्मल रेट है। एक आपको एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 3-4 साल का प्रॉफिट होगा, उसे जोड़ करके 3 या 4 ईयर जितने साल का होगा उससे डिवाइड कर लेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट इस क्वेश्चन के मुताबिक 1,20,000 रुपये का मान लेते हैं। 1,20,000 का यहाँ पर दिया गया है एक्चुअल प्रॉफिट। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट गुडविल बाई 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अब आपको यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल कहाँ है निकालने के लिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट को निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट फार्मूला होता है कैपिटल, इसी कैपिटल का 20% आपको काटना होगा। तो कैपिटल है 4 लाख रुपए का, इसका आपको काटना है 20/100 करेंगे तो 80,000 यानी 80,000 रुपये का यहाँ पर आपको नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। अब आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको एवरेज यानी एक्चुअल प्रॉफिट में से आपको घटाना होगा नॉर्मल प्रॉफिट को। तो एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास है 1,20,000 रुपये। 120,000 में से आपको 80,000 का इसको नॉर्मल को निकालना होगा, तो सुपर आपका 40,000 आ जाएगा। तो गुडविल के लिए इन्होंने कहा भाई क्या, इन्होंने कहा सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज यानी 3 गुना कर लो। तो इस 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि एक्चुअल प्रॉफिट ही गुडविल कैसे आ गया। तो भाई ऐसा नहीं सोचना है गलती से भी, ये अपने नियम के मुताबिक ही आएगा। अगर मान लो यहाँ पर 1.5 लाख रुपये होता तो 1.5 लाख रुपए में से हम 80,000 घटा देते तो 70,000 आता। 70 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 2,10,000 आता, और जबकि यहाँ 1.5 लाख है और ये 2,10,000, 2,10,000, 150,000 अलग हो गया ना। ज़रूरी नहीं है कि आपका ये और ये सेम आए, इसको तो आप ध्यान रखेंगे। आपको तौर तरीके पर पूरी तरह से डिपेंड रहना है, रूल रेगुलेशन पर। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पर। कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम हमारा होगा, हम गुडविल की कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन के मुताबिक कैपिटल है 5 लाख रुपए की, कैपिटल गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट रेट, उसको भी वो भी दिया हुआ है, वो मान लेते हैं 10% दिया गया है, 10%। अब इसकी जीरो थोड़ा फालतू हो गई, ये परसेंट का निशान है, यानी ये इसको ऐसे समझ सकते हैं।
ये 10% है। और एक्चुअल प्रॉफिट जिसे हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं यह भी बुक में दिया गया है और इस बुक के मुताबिक 70,000 का दिया गया है एक्चुअल प्रॉफिट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बोला गया कैलकुलेट गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन बोल दिया सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके आप गुडविल निकालिए, तो भाई सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या आएगा अभी नहीं मालूम है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा हम सुपर प्रॉफिट तक पहुँचें। इसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालें, सबसे पहला काम यही होता है। तो ये जो 5 लाख रुपए की कैपिटल दी हुई है इसका आपको 10% काटना होगा। 5 लाख ये रहा 5 लाख, इसका 10% नॉर्मल प्रॉफिट है, 10/100 करेंगे तो ये 50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट में से हमें नॉर्मल प्रॉफिट घटाना होगा। तो एक्चुअल कितना है यहाँ पर, एवरेज जिसे एक्चुअल बोलते हैं वो है 70,000। 70,000 माइनस 50,000 तो ये आ गया 20,000 का सुपर प्रॉफिट। गुडविल होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट भाई बहुत फास्ट कर रहा हूँ मैं जल्दी के लिए ताकि कम समय में मैं बहुत सारी चीज़ आपको बता दूँ। 20,000 इंटू 100 अपॉन 10 इसे काट कूट करेंगे तो भाई ये आएगा 2 लाख रुपए। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर आपकी गुडविल 2 लाख रुपए कैपिटलाइजेशन मेथड से आ चुकी है। अब बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में ही हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो कभी कभी कैपिटल दिया होता है, कभी कभी कैपिटल नहीं दिया होता है। कभी कभी टोटल एसेट्स दे देते हैं तो कहते हैं भाई कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। मान लेते हैं टोटल एसेट्स दिया हुआ है यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ का यानी 8 लाख रुपए का, और जो लाइबिलिटीज़ दे दिया इन्होंने सपोज दैट की लाइबिलिटीज़ दे दिया इन्होंने 1 लाख रुपए का। अब ये दे दिया 1 लाख का, और यहाँ पर नॉर्मल रेट जो दे रखा है कैप निकालने के लिए नॉर्मल रेट इक्वल टू हो गया 20%। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो दे दिया है उसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया 1,80,000 रुपये 180,000 का, ये दे दिया एक्चुअल प्रॉफिट जिसे हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइज करेंगे सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। बहुत फास्ट लिख रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश की जा रही है। इस क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहले आपको कैपिटल निकालना होगा। आखिर आपकी कैपिटल है क्या। कैपिटल के लिए टोटल एसेट्स में से ये लाइबिलिटीज़ को निकाल देंगे। तो 8 लाख में से 1 लाख को घटा देंगे तो इसका मतलब होता है एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो इसका मतलब है 8 लाख में से हम 1 लाख रुपए को घटा देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे पास जो एसेट्स आएगी वो टोटल 1 लाख रुपए की आएगी। ये टोटल कैपिटल बोली जाएगी। इसे हम नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं और इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल भी कह सकते हैं। और इसी कैपिटल पर हमें नॉर्मल प्रॉफिट काटना है। नॉर्मल प्रॉफिट होगा इसी कैपिटल का 20%। ये जो 20% लिखा हुआ है हम इसी 7 लाख रुपए का काटेंगे इंटू 20/100, तो ये हो जाएगा 1,40,000 रुपया। इसका मतलब ये होता है कि ये 1,40,000 नॉर्मल प्रॉफिट है। अब हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटाना होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है या एवरेज प्रॉफिट वो 1,80,000 है। तो भाई 1,80,000 में से हम इसको घटाएंगे 1,40,000 को, एवरेज को, ये वाला। तो जो हमारा यहाँ पर प्राप्त होगा वो 40,000 का प्राप्त हो गया सुपर प्रॉफिट। हमारे क्वेश्चन के मुताबिक गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। फार्मूला है इसका कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो यहाँ पर भाई सुपर प्रॉफिट है
40,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट कितना दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल रेट है 20%, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। इसे काटेंगे तो 4 लाख रुपए का यहाँ पर गुडविल आ जाएगा। ये 4 लाख रुपए गुडविल की रकम की प्राप्ति हुई। इसका मतलब है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने इसमें नई चीज़ क्या सीखी, इसमें सीखा कि इसमें कैपिटल हमें दिया नहीं है, कैपिटल हमें निकालना पड़ा। अब हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या है जो कैपिटलाइजेशन के द्वारा हम गुडविल की कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमें क्या मिलता है। यहाँ मिल रहा है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स मिल गया। जो टोटल एसेट्स मिल गया वो मान लेते हैं इस क्वेश्चन के मुताबिक 5 लाख का है, ये टोटल एसेट्स है। और यहाँ पर लाइबिलिटीज भी दिया गया है और वो है 50,000 रुपये का, 50,000 की लाइबिलिटीज है। और इसके बाद इन्होंने कहा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 35,000 का एवरेज प्रॉफिट है। और जो नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो है 15% का। अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में हम किस प्रकार के फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहला काम होगा, इसका फार्मूला क्या होगा। इसका फार्मूला होता है, इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा, गुडविल इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस सामने नेट एसेट्स का प्रयोग होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन के मुताबिक एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ पर देखेंगे तो कितना रुपया दिया हुआ है, 35,000। वैसे 35,000 को हम देखें तो थोड़ा सा ये कम आ रहा है, 85 कर लेते हैं इसको, 85,000। तो यहाँ पर 85,000 लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट को इंटू 100 अपॉन 15% यहाँ रखेंगे। माइनस नेट एसेट्स क्या है, ये जो टोटल एसेट्स है इसमें से हम ये लाइबिलिटी को घटा देंगे तो 5 लाख में से 50,000 50,000 हट गया तो 4.5 लाख रुपए बचेंगे, ये हमारे नेट एसेट्स है। अब हम इसका टोटल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे और चेक करेंगे कि आखिर गुडविल की रकम की कैलकुलेशन के लिए 85,000 85,000 इंटू 100 अपॉन 15, तो इसे काट के कितना आया, इसे काटने पर आता है 5,66,606, मतलब कि यहाँ पर हम 7 कर देंगे, 5,66,667, 5,66,667 माइनस करेंगे 4,50,000 रुपये इक्वल टू इसमें से 4,50,000 घटाने तो ये आ गया 1,16,667। ये हमारा गुडविल आ गया एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग करके।